अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेयर इज़ आमिर ख़ान और आज हम स्टूडेंट्स क्लास 9th की फ़िज़िक्स की बुक के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 2.1 से लेकर 2.3 तक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए कि 2.1 की स्टेटमेंट क्या है। कहता है कि ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कहता है कि अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर्स पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन इज़ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले पार्ट ए की तरफ आ जाएं, जहाँ पे हमने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि 400 मीटर्स पर सेकेंड का होगा और 60 डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। सो देखिए कि हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1 और इसके गिवन डाटा में हमें दिया हुआ है वेलोसिटी जो कि 400 मीटर्स पर सेकेंड है और एंगल हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ जो कि जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और 60 डिग्री है। सॉल्यूशन के अंदर आपने सबसे पहले एक स्केल डिस्क्राइब करना होता है। अच्छा, स्केल डिस्क्राइब करने से क्या होता है कि जो आपकी बड़ी वैल्यूज़ है, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर वेक्टर हमें 400 मीटर्स पर सेकंड का बनाना है। अब 400 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इसको मैनेजेबल वे में एक पेपर के ऊपर एक वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम पहले स्केल डिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि काम मैनेजेबल हो जाए, ताकि काम को करना आसान और छोटी जगह में हमारा वेक्टर ड्रॉ हो सके। तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले स्केल लिखेंगे और स्केल के अंदर पहले ये डिस्क्राइब कर देंगे कि जो हमारे पास 400 मीटर्स पर सेकेंड है, इस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे कि हर 1 सेंटीमीटर लाइन बराबर है 100 मीटर्स पर सेकेंड के। तो देखिए कि अगर 1 सेंटीमीटर लाइन आपकी 100 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर है तो 400 मीटर्स पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 सेंटीमीटर लेंथी लाइन की ज़रूरत होगी विच इज़ इक्वल टू 400 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्केल डिस्क्राइब कर दिया कि 1 सेंटीमीटर अगर 100 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर है तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास 400 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर होगी। स्केल डिस्क्राइब करने के बाद आप अगले पेज के ऊपर अगला काम होगा कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है। और देखिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और ये दो ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हैं। तो ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने बनाया है इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर ये राइट साइड पर आपके पास एक्स एक्सिस है, लेफ़्ट साइड पर एक्स डैश एक्सिस जहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, अपवर्ड आपके पास वाई एक्सिस और डाउनवर्ड वाई डैश एक्सिस होता है। ठीक है, अब जो हमें एंगल डिस्क्राइब करना होता है ना स्टूडेंट्स, वो एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ करते हैं। और याद रखिए इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। रेफरेंस लाइन इसको इसलिए बोला जाता है कि अगर हम फ़र्ज़ करें जितना भी एंगल दिया होता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास एंगल है 60 डिग्री या एंगल सेकंड पार्ट में 120 डिग्री है, तो इस एंगल को मेजर करने के लिए हम स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमारी 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहले हम ये सिस्टम के अंदर 60 डिग्री को मार्क कर लेते हैं। तो हमने एक प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री पर यहाँ पर निशान लगाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर 0 होना चाहिए और ये आपका नीचे वाला स्केल आप यूज़ करेंगे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पर मार्क करने के बाद आपने स्केल की मदद से हमने 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं इधर, तो हम 4 सेंटीमीटर लेंथी लाइन ड्रॉ करेंगे
और 60 डिग्री के एंगल पर। अच्छा, इसके लिए आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 60 डिग्री को यहाँ पर स्टार्ट कर लीजिए, इंडिकेट कर लीजिए कि ये हमारा जो है वो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। अब इस लाइन को आपने 4 सेंटीमीटर तक जो है वो एक्सटेंड कर लेना है। तो ये हमारी लाइन थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर। तो देखिए कि ये हमने 0 और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेंथी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है। अब इस क्योंकि ये जो वेक्टर हमारे पास बना है ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसको हम v से इंडिकेट कर देंगे एंड v इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है और ये 4 सेंटीमीटर का है और ये ही वेक्टर आपका यहाँ से पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन, अगर इसके हम नाम देना चाहें तो देखें जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अगर इस हेड को A बोल दिया जाए तो हमारी OA लाइन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी फॉर द गिवन वेक्टर। ठीक है। तो हम यहाँ पर रिज़ल्ट में लिख सकते हैं, रिज़ल्ट में हम लिखेंगे कि hence the OA line represents the given vector। ठीक है जी। तो ये हमें गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से अब पार्ट बी की तरफ आ जाएं और पार्ट बी में हमें दिया हुआ है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। देखिए, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो देखिए, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बी पार्ट का गिवन डाटा हम लिख लेंगे। गिवन डाटा। अब इस गिवन डाटा के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें फोर्स दी हुई है, फोर्स इंडिकेट करते हैं F के साथ एंड F इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। और इसके बाद हमें दिया हुआ है एंगल विद द एक्स एक्सिस, और इसको हम इंडिकेट करते हैं एंगल को थीटा के साथ एंड थीटा इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है जी। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। गिवन डाटा के बाद हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। सॉल्यूशन, और हमने सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले एक प्रॉपर स्केल डिस्क्राइब करना है फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर गिवन वेक्टर। ठीक है। तो इसके लिए हमें स्केल में लिखूँगा। स्केल हमारे पास देखिए 50 न्यूटन फोर्स है, तो इसको मैनेजेबल वे बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि हमारे पेपर के ऊपर लगी हर 1 सेंटीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट करती है 10 न्यूटन फोर्स को। तो देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अब देखें 50 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 5 सेंटीमीटर लेंथी लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है। तो स्केल डिस्क्राइब करने के बाद आप अगले स्टेप में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। दैट्स वाई इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है जी। ये आपके पास एक्स डैश एक्सिस और यहाँ पर वाई डैश एक्सिस। याद रखिएगा कि ऊपर y हमेशा पॉजिटिव होता है, दाएं तरफ x पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ y नेगेटिव और बाएं तरफ आपका x नेगेटिव होता है। ठीक है। तो अब हमने x एक्सिस के साथ 120 डिग्री के एंगल पर वेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखिए, 120 डिग्री को इंडिकेट करने के लिए सबसे पहले आप एक प्रोटेक्टर की मदद से 120 डिग्री मार्क कर लीजिए कि हमारा 120 डिग्री। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री है और 0 डिग्री से जब हम शुरू करते हैं तो हमारे पास 120 डिग्री
यहाँ पर बनता है। दिस इज़ 120 डिग्री, ठीक है जी, इसको मार्क कर लीजिए। एंड दिस इज़ आवर 120, ठीक है। अब 120 डिग्री के एंगल पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन को सबसे पहले स्टार्ट कर लीजिए यहाँ से, ताकि हमें ये पता हो कि यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से आपने इस लाइन को ऐसे स्टार्ट कर लेना है जस्ट, ठीक है, इस डॉट को देखते हुए। अब आपने इस लाइन को 5 सेंटीमीटर लंबा खींचना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास 5 है और ये 0 है। तो आपने यहाँ से ऐसे 0 से यहाँ तक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी 5 सेंटीमीटर की। सो अब यहाँ पर ये हमारा वेक्टर आ गया, ठीक है जी। और इस वेक्टर को इंडिकेट कर लें कि एंगल हमारा कहाँ पर बन रहा है। एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा, और थीटा है 120 डिग्री, ठीक है। और ये क्योंकि हमारे पास फोर्स वेक्टर था, इसलिए इसको हम इस तरह से नाम दे लेंगे कि फोर्स वेक्टर F इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जस्ट दिस इज़ आवर वेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर। इसलिए इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप इसको, ये जो जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसको ओरिजिन का नाम दे लीजिए, और जहाँ पर आपके वेक्टर का हेड है उसको ए। तो हम यहाँ पर रिज़ल्ट में लिख सकते हैं, रिज़ल्ट में हम लिखेंगे कि हेंस द OA line represents our given vector, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.1 को सॉल्व किया। Now students, let's move to our numerical number 2.2. The statement of 2.2 is a car is moving with an average speed of 72 km per hour. How much time will it take to cover a distance of 360 km? एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करती है। इसको कितना वक्त लगेगा 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। सो हमें यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस उसने दे दिया है, और आपसे टाइम रिक्वायर्ड पूछ लिया है, ठीक है। तो हमने टाइम उसको बताना है कि टाइम हमें कितना लगेगा। तो देखिए, इसका गिवन डाटा लिखिए। सबसे पहले गिवन डाटा में आपको दिया हुआ है स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से, एंड v इज़ इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जो बुक का हमें आंसर दिया हुआ है वो आवर्स के अंदर दिया हुआ है, सेकंड्स के अंदर नहीं दिया हुआ। इसलिए हम इस न्यूमेरिकल को जो है वो इसी हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो आवर्स के अंदर आ जाए, ठीक है। स्पीड हमें दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं जी s से, विच इज़ इक्वल टू 360 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं उसने। गिवन डाटा के बाद आप लिखेंगे फाइंड, और फाइंड के अंदर हमने लिखना होता है जो उसने हमसे पूछा होता है। उसने हमसे टाइम पूछा है, फाइंड करना है आपने जी टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t से और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम वो फार्मूला लिखेंगे जिस फार्मूले से हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो फार्मूला हमारा जनरल फार्मूला आएगा s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t, ठीक है। अब हमसे क्योंकि टाइम पूछा हुआ है तो टाइम के लिए रीअरेंज कर लें इस फार्मूले को। v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू की राइट साइड पर, इक्वल टू की लेफ़्ट साइड पर v को शिफ्ट करेंगे तो s डिवाइडेड बाय v विल बी इक्वल टू t, और इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, देन t इज़ इक्वल टू s ओवर v। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फार्मूला, और इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि हम टाइम निकाल सकें। सो कैलकुलेशन के अंदर आ जाएं, कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन के अंदर आपने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो लिखो, हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले, टू फाइंड टाइम
पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर दें। सो t इज़ इक्वल टू s ओवर v। t इज़ इक्वल टू s यानी डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा जी आपके पास 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाय v वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए कि हमारा यूनिट किलोमीटर ये किलोमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 360 को 72 के ऊपर बाय यूजिंग कैलकुलेटर डिवाइड कर दें, 360 डिवाइडेड बाय 72, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 5। सो हम लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू 5। एंड देन देखिए कि ये हमारे पास पर आर यहाँ पर बच गया था। इस पर आर को जब आप शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के अंदर, तो ये -1 पावर जो है वो पावर 1 में चेंज हो जाएगी और हम इसको सिर्फ h लिख सकते हैं। सो आर टाइम इज़ 5 आवर। सो यहाँ पर आप रिज़ल्ट लिख देंगे, रिज़ल्ट hence 5 hours are required by the car to cover the distance। आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं या गिवन डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू आवर न्यूमेरिकल नंबर 2.3। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी व्हाट्स द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 2.3। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए हमें दिया हुआ क्या है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आपके पास आए तो आपने ये जहन में रखना है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट लेती है तो उसकी इनिशियल या इब्तदाई वेलोसिटी 0 होती है और फिर वो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को गेन करती है। इट मीन्स ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। आपको टाइम दिया हुआ है जो कि 50 सेकेंड्स है। उसने पूछा हुआ है आपसे कि आपने उस ट्रक का एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब प्रॉब्लम अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारा तकरीबन आधा काम मुकम्मल हो जाता है। न्यूमेरिकल की हेडिंग बना लें। न्यूमेरिकल नंबर है जी हमारे पास 2.3 और 2.3 का गिवन डाटा यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, गिवन डाटा। और गिवन डाटा में आपको दिया हुआ है जी ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, और इनिशियल वेलोसिटी को v सबस्क्रिप्ट i से इंडिकेट करते हैं एंड विच इज़ इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख दीजिए एट रेस्ट बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमें दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी के बाद फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को v सबस्क्रिप्ट f से इंडिकेट करते हैं एंड वी एफ इज़ इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर रुक कर ख़ुद से सवाल कीजिए कि क्या जो वेलोसिटी हमें दी हुई है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर दी हुई है या नहीं। तो आपको हर बच्चे को पता है कि वेलोसिटी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर हमें वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको यहाँ पर चेंज करेंगे मीटर्स पर सेकंड के अंदर, इसी स्टेप के अंदर गिवन डाटा में ही। सो लिखेंगे 90 किलोमीटर और इस पर आर को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ तो आर रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास एक प्रीफिक्स अपीयर हो रही है किलो की, और सब जानते हैं कि किलो की प्रीफिक्स जो है वो 10 टू पावर 3 होती है, तो यही नंबर लिखा जाएगा 90
इंटू किलो की प्रीफिक्स 10⁻³ साथ आपका ये मीटर आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब देखें वेलोसिटी को हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। आवर्स को सेकंड्स में चेंज करने के लिए हमारे पास 1 आवर है, इस 1 आवर को 60 मिनट्स एंड देन 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब हम इन 3 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 घंटे के सेकंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 90 इंटू 10⁻³ 90 इंटू 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, 10⁻³ मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 60 इंटू 60। तो इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कीजिए, 60 इंटू 60 इंटू 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3600। सो 3600, और क्योंकि ये हमारे पास सेकंड्स हैं तो इधर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीन्स 90,000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर अगेन, 90,000 डिवाइडेड बाय 3600, सो वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास 25। सो विच इज़ इक्वल टू 25, ये वाला आपके पास मीटर आ जाएगा, सेकंड नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो पर सेकंड बन जाएगा। सो इस तरह से हमारी जो फाइनल वेलोसिटी या इंतहाई वेलोसिटी है वो 25 मीटर्स पर सेकंड है। इसके बाद आपको गिवन डाटा में ही उसने टाइम भी दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 50 सेकेंड। सो इधर लिख लीजिए कि टाइम हमारे पास है, इंडिकेट करेंगे टी के साथ, एंड विच इज़ इक्वल टू 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास देख लीजिए कि गिवन डाटा में क्या क्या है, सम अप कर लीजिए इसको कि इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर्स पर सेकेंड, इसके बाद फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 25 मीटर्स पर सेकेंड एंड टाइम है 50 सेकेंड्स का। इस सारे डाटा को यूज़ करके हमने फाइंड आउट करना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो फाइंड की हेडिंग बनाइए, फाइंड हमने करना है जी एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को फिज़िक्स में ए से इंडिकेट करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है जी। सो अब हमारे पास आएगा एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला एक ही है। सो हमारे पास आएगा ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लीजिए। फार्मूले के बाद हम आएंगे कैलकुलेशंस की तरफ, कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन में हमने इस फार्मूला या इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। टू फाइंड एक्सेलरेशन, to find acceleration put values in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी जिसकी हमने वैल्यू निकाली थी हमारे पास 25 मीटर्स पर सेकेंड, 25 लिखेंगे ओनली, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी डिवाइडेड बाय जो टाइम हमें दिया हुआ था गिवन डाटा के अंदर वो हमारे पास है जी 50 सेकंड्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली 50। तो देखिए हमने फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है, और जो आपको टाइम था उसकी सेकंड्स में हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, a इज़ इक्वल टू 25 माइनस 0, बच्चों 25 ही होता है डिवाइडेड बाय 50। अब 25 को 50 पे डिवाइड कर लीजिए, 25 डिवाइडेड बाय 50, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। सो a इज़ इक्वल टू 0.5। अगेन एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमेशा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा और यही हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसको रिजल्ट लिख दीजिए आगे, रिजल्ट hence the average acceleration hence the
average acceleration of truck is 0.5 meters per second square. This is our final answer.